तो चलिए अगर तैयार है मेरे भाई तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त मॉक टेस्ट के साथ। और उसके बाद सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर कहा गया कि यदि ये 4 अंकों की संख्या जो है हमारी ये 2 से 5 से और 7 से विभाज्य है तो इसका मान हमारा कितना होगा। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर बता दीजिए कि जो है इसका आंसर कितना होगा। अब देखो एक छोटी सी बात को सीखो आप लोग, जो संख्या मेरे भाई यहाँ पर हमारा 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा और 7 से भी जाएगा, इसका मतलब वो संख्या हमारी कितने से जाएगी। तो देखो यहाँ इनके एलसीएम से ज़रूर जाएगी। इनका एलसीएम कितना हो गया, तो 2 × 5 10 और 10 × 7 यानी 70 मेरे भाई। तो जो संख्या 2 से जाएगी, 5 से जाएगी और 7 से जाएगी यानी वो 70 से भी जाएगी। और जो संख्या मेरे भाई 70 से जाएगी इसका मतलब वो 7 और 10 दोनों से जाने वाली है। सीधा सा हिसाब किताब है। जो भी संख्या हमारा 10 से जाता है यानी उसका इक्याई अंक का कितना होना जरूरी है, 0 होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर कहा कि भाई ये 48 AB है हमारा। ठीक है, हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो हमारा 2 से भी जाए, 5 से भी जाए और 7 से भी। जो संख्या 2 और 5 से जाती है इसका मतलब वो संख्या 10 से जाती है। और दुनिया की जितनी भी संख्या जो 10 से विभाजित होती हैं उनके इक्याई का अंक कितना होता है, 0 होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर कंफर्म कर लिया। और हमने यहाँ पर क्या कंफर्म कर लिया कि ये 4 होगा, 8 होगा, ये खाली स्थान होगा और यहाँ पर कितना होगा, 0 होगा। ये बात हमारा फिक्स है। तो 10 का तो नियम हमने चेक कर लिया। बच गया किसका नियम चेक करना, 7 का नियम चेक करना। जो भी संख्या हमारी 7 से जाती है वो 7 से हमारी कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए। तो अगर ये संख्या हमारी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी तो जैसे मान लो यहाँ अगर हम 48 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 48 को यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का 6 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 42। यहाँ कितना बचने वाला है, 6। यानी यहाँ रिमाइंडर के तौर पे 6 बचेगा। तो मुझे यहाँ कितना रखना होगा, मुझे ये बताओ। ठीक है, मैं यहाँ पर कितना रखूँगा कि ये संख्या हमारी 7 से चली जाएगी, तो मुझे यहाँ पर 3 रखना होगा। इसीलिए क्योंकि 7 का 6 गुना 42, फिर 6 और 3 63 और 7 का 9 गुना कितना होता है, तो 7 का 9 गुना मेरे भाई 63 होता है। 7 का 9 गुना कितना होता है मेरे भाई, 63 होता है। इसीलिए ये 0 जो आया वो किसकी वजह से आया, 10 के विभाजकता की वजह से। और यहाँ जो 3 आया वो किसकी वजह से आया, 7 की वजह से। अगर हम यहाँ 3 नहीं रखेंगे तो ये संख्या हमारी 7 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो हमें हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से मान मिल गया। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, A की, और ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, B की वैल्यू मेरे भाई आ गए। अब क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या कहा गया, हमें यहाँ पर कहा गया कि 10A - B का मान बताइए। तो एक बात बताइए, A की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है। तो 10 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 30 - 0 यानी करेक्ट आंसर 30 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, चाचा विधायक हैं, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को भाई। बहुत ही प्यारा सवाल है यहाँ पर, ये बहुत ही तगड़ा सवाल है, ध्यान रखिए आगे। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा औसत का है आप लोगों के लिए। ये बताइए, CHSL 15 मार्च 2023, CHSL 15 मार्च 2023 का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से क्या बोलेंगे। बोलेंगे सर एक सोसाइटी के 120 सदस्यों की औसत आयु 62.5 वर्ष है। 30 नए सदस्यों को शामिल करने पर औसत आयु 58.5 वर्ष हो जाती है या 58.2 वर्ष हो जाती है। नए शामिल हुए सदस्यों का औसत आयु हमारा कितना होने वाला है, ये बताओ। कैसे इस सवाल को करोगे मेरे भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, औसत में क्या होता है कि जब एक ग्रुप का हमें औसत दे दे उसके बाद हमारा दूसरा ग्रुप का भी औसत दे दे और टोटल का पूछे, या फिर ऐसा होता है कि एक ग्रुप का हमारा औसत आयु दे दे, टोटल का हमारा औसत आयु दे दे और दूसरे वाले ग्रुप का हमारा औसत पूछे, हम उसे कैसे टैकल करेंगे। तो हम आपको ये बात बताते हैं, देखिए सॉल्व करना सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे बताइए। आपने यहाँ पर कहा कि सर देखिए, एवरेज एज ऑफ 120 मेंबर ऑफ ए सोसाइटी इज इतना, बाई एडिशन ऑफ 30 न्यू मेंबर द एवरेज बिकम इतना। ठीक है, 30 नए लोगों के आने के चलते औसत इतना बन जाता है। तो एवरेज एज ऑफ न्यूली ज्वाइंट मेंबर, आप इस सवाल को औसत के भी कंसेप्ट से कर सकते हैं, आप इस सवाल को डेविएशन के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप इस सवाल को बेसिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम समझते हैं छोटी सी बात को, जैसे मैं आपको डेविएशन सिखा रहा हूँ वो थोड़ा समझिएगा। डेविएशन में क्या होता है, एक तरफ हम यहाँ डेटा लिखते हैं और दूसरी तरफ हम यहाँ क्या लिखते हैं, या एलिगेशन से भी आप इसे कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। एलिगेशन का मतलब हम कहाँ कंसेप्ट यूटिलाइज करते हैं वो समझो। जैसे मान लो मेरे भाई, मैं यहाँ पर बोलूँ किसी क्लास में लड़कों का औसत कितना है, 30 है, लड़कियों का औसत कितना है, 20 है, और टोटल क्लास का औसत हमारा कितना हो गया, तो मान लीजिए 28 है। तो यहाँ लड़कों तथा लड़कियों का जो है हमारा रेशियो कितना होगा। तो उस केस में हम यहाँ क्या करते हैं, 30 में से 28 घटा दिया 2 आ गया, 28 में से 20 घटा दिया 8 आ गया। तो यहाँ पर उनकी संख्या का अनुपात कितना होता है, 4:1 हो जाता है। यानी कभी भी किसी भी सवाल, जैसे ये सारे सवाल आपने देखे, तो क्या होता है, जो भी डेटा जहाँ पर 2 लोगों से कोई चीज़ मिलकर बनी है वहाँ हम एलिगेशन लगा
लगा सकते हैं, जैसे लड़कों का औसत, लड़कियों का औसत, पूरे क्लास का औसत। उसी तरीके से अगर हम इस सवाल में देखें ना, तो इस सवाल में अगर हम देखेंगे यहाँ क्वेश्चन में, तो क्या कहा है, 120 लोगों का औसत दे रखा है, कितना, 62.5। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर कि ये हमारे पास कितने लोग हैं, तो 120 लोग हैं, और इनका औसत हमारा कितना है, तो इनका औसत हमारा 62.5 है। उसके बाद कहा है 30 नए लोगों को आपने जोड़ा है, 30 नए लोगों को जोड़ा है, और ये 30 नए लोगों का औसत हमारा कितना है, तो x है, जिसके चलते पूरे के पूरे क्लास का जो औसत है वो हमारा हो जाता है 58.2। यानी कितना हो जाता है, तो 58.2 मेरे भाई हो जाता है। समझ गए यहाँ पे कितना हो जाता है, तो 58.2 हमारा हो जाता है। हमें यहाँ पर जो है इस x का मान पूछा गया कि इस x का मान कितना होगा। हमने कहा ठीक है हम बताएंगे। सबसे पहले आप अगर एलिगेशन का कंसेप्ट जानते हैं, समझते हैं, तो आप यहाँ पर इनका रेशियो देखो, 30 से हमारा एक बार में और 30 से हमारा कितनी बार में, 4 बार में। बच्चा भी ये बात बता देगा, 62.5 में से 58.2 को अगर आप माइनस करते हैं तो मेरे भाई ये कितना होने वाला है, तो 4.3 होने वाला है। बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटा दो, इतना आएगा। अगर एक यूनिट के लिए मेरे भाई इतना आप लिख रहे हैं, तो 4 यूनिट के लिए आपको कितना लिखना पड़ेगा, तो आप इसका 4 गुना करो। तो आप इसका 4 गुना करोगे ना, तो 4 का 4 गुना 16, 4 × 3 12, 1.2 यानी 17.2 मेरे भाई क्या हो जाएगा, 17.2 हो जाएगा। अब अगर कायदे से आप देखेंगे, इसमें से आपने इसको जोड़ा है तो आपको ये आया है, इसमें से आपको ये घटाना होगा, तो मेरे भाई x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यानी x की वैल्यू जो होगी वो हमारी कितनी होगी, तो बोलोगे सर 58.2 में से जो है 17.2 को आप घटा दीजिए, कुल मिलाकर जो है सर 41 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो इस सवाल को अगर सॉल्व करना आप चाह रहे थे, और यदि आप एक बेहतर अप्रोच तलाश कर रहे थे, तो इससे बेस्ट मेरे भाई कोई मेथड आपको नहीं मिलता। बहुत कम कैलकुलेशन के साथ आपने इस सवाल को लपेट दिया। तो देखा आपने, जैसे यहाँ 120 बच्चों का औसत हमने इतना मान लिया था, 30 बच्चों का औसत हमने यहाँ इतना मान लिया था, पूरी क्लास का हमारा औसत इतना निकल के आ गया था। इनका डिफरेंस देखा तो 4.3, एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू हमारी इतनी हो जाएगी। इसमें से हम इसे जोड़ते हैं तो ये आता है। तो एलिगेशन में रिवर्स होता है, अगर एक तरफ आप जोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें से इतना जोड़ा तो ये वैल्यू आ गया, इसमें से इतना घटाओगे तो मेरे भाई x का मान निकल कर आ जाएगा, और वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एमटीएस का ही आपका रिसेंट में पूछा गया सवाल है। तो क्वेश्चन में क्या कहा, स्लैंट हाइट और रेडियस दे रखा है हमारे कोन का, और वो हमारा कितना है, तो 11 है और 6 है। कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना होगा। हमने कहा ठीक है सर, हमारे पास एक कोन के बारे में बात कही गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, तो जैसे ये हमारा शंकु होता है ना, और ये शंकु में हमारा क्या हो जाता है, तो ये उसका रेडियस हो जाता है, ये इसका हाइट हो जाता है, और ये इसकी स्लैंट हाइट हो जाती है। अगर हम बात करते हैं तो स्लैंट हाइट की वैल्यू हमारी कितनी है, 11 है। उसके बाद हमारा रेडियस का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगा। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन में हमें हाइट की आवश्यकता है, पहले आप ये देखो। तो बोलोगे नहीं सर, हाइट की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन है, कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है। और एक कोन का जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वो पाई इंटू आर इंटू एल होता है। यानी पाई की जगह पाई होगा, रेडियस की जगह 6 होगा, स्लैंट हाइट की जगह 11 होगा, कुल मिलाकर आंसर 66 पाई आ जाएगा। तो हाइट निकालने की आवश्यकता भी नहीं है इस सवाल में। क्लियर है मेरे भाई ये बात। और फॉर्मूले के लिए मेरे भाई मैंने आपको सीधा बता रखा है कि अगर आपको भारत में कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है और आपको कभी कम समय में मैथ्स को पूरा का पूरा रिवाइज करना है, तो ये सबसे बेस्ट बुक है आपके लिए, मैथ्स की हमारी ब्रह्मास्त्र। ठीक है, इस किताब में कंप्लीट फार्मूला है, कंप्लीट फार्मूला। ठीक है, जिसमें पूरा एडवांस मैथ्स ही मैंने स्टार्ट किया है। पहले ज्योमेट्री हो गया, फिर उसके बाद मेंसुरेशन हो गया, और इस तरीके से करके, ताकि मेरे भाई यहाँ पर जो है आप काफ़ी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, आप इसे फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं, अमेजन से भी मंगा सकते हैं, और इसकी PDF भी मैंने टेलीग्राम पर डाउनलोड दे दी है, तो वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मतलब आपकी सुविधा के लिए मैंने हर चीज़ दे रखा है, तो यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बुक मंगा कर ही पढ़िए, लेकिन कम से कम PDF को आप चाहो तो खुद से प्रिंट आउट करवा लो, फोटोकॉपी करवा लो, या PDF से मेरे भाई पढ़ लो, ताकि यहाँ पर काफ़ी कम समय के अंदर रिवाइज कर पाओ। आज भी मैंने ऑफलाइन में बच्चों को कहा कि रोज़ सुबह 10 से 15 मिनट जो है आप लोग फार्मूला बुक को दीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं, जितने भी हमारे आइडेंटिटी हैं, वो सारे के सारे इस बुक में दे रखे हैं, और कई बार रिविजन करने के बाद ही आप उनको याद कर पाएंगे, क्योंकि इतने सारे प्रॉपर्टी हो जाते हैं कि हर किसी को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उस केस में आता हुआ चीज़ भी आप छोड़कर पेपर में चले आते हैं। तो वैसी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस बार के सीडीएस में पूछा गया है 16 अप्रैल 2023। अभी जो है आपका 8 दिन पहले ये पेपर का आंसर किया है। देखो आज 24 तारीख है और 16 तारीख को हमारा सीडीएस का पेपर हुआ था, उसी के आधार पर मैं आपको करा रहा हूँ, यानी पिछले संडे को।
ठीक है। सीडीएस के सभी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के मॉक टेस्ट के माध्यम से या जो जो चैप्टर हमारा चल रहा होगा उन सभी चैप्टर्स में उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करके मैं आप लोगों के लिए करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यहाँ क्या है वो देखिए। 10,000 रुपये की राशि पर 2 सालों के लिए 20% प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पूछा है। बड़ा प्यारा सवाल। What is the difference between simple interest and compound interest on rupees 10,000 for 2 year at 20% per annum compounded half yearly? बहुत अच्छा सवाल है यहाँ कि हमसे डिफरेंस पूछा है और किसका पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, तो हमें यहाँ पर जो है ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहा गया है। अब हम हाफ ईयर वाली बात करते हैं, तो सबसे पहले हाफ ईयरली वाली बात को हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमारा दोनों का अंतर निकालना है। यदि हमें दोनों का अंतर निकालना है तो आपको पता है यहाँ पर कि हमें जो है दोनों का रेट पता करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू मेरे भाई कितनी होती है, तो रेट इनटू टाइम। रेट हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 20% है और समय हमारा कितना है, तो 2 साल है। तो साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 × 2, यानी एसआई का मतलब हमेशा क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो एसआई आपको कितना मिलने वाला है, तो एसआई मेरे भाई 40% मिलने वाला है। अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। इस बात को ध्यान रखना हमेशा, चक्रवृद्धि ब्याज जो है यहाँ पर देखो हाफ ईयरली हमसे कहा गया। क्या कहा गया मेरे भाई, हाफ ईयरली। और जब भी आप हाफ ईयरली करते हो दोस्त, तो हाफ ईयरली में आप क्या करते हो, तो हाफ ईयरली में आप अपने रेट को आधा कर देते हो। तो 20% के जगह पे आप कितना करते हो, तो बोलोगे सर हाफ ईयरली में हम अपने रेट को आधा कर देते हैं, तो 20% के जगह पे जो है यहाँ पे देखिए, समझ रहे हैं, छोटी छोटी बातों को यहाँ पे देखते चलिए। तो बोलेंगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है रेट हमारा कितना हो जाएगा, 20 का आधा 10 वर्ष हो जाए 10% हो जाएगा, और समय जो होता है वो हमारा कितना होता है, 2 गुना हो जाता है। हाफ ईयरली में यानी अर्धवार्षिक में हम क्या करते हैं कि रेट को हम आधा कर देते हैं और समय को हम 2 गुना कर देते हैं। तो 20 का आधा 10 हो जाता है और समय 2 का 2 गुना 4 हो जाता है। 4 साल नहीं होता, 4 बार होता है, कि आप चाहो तो यहाँ पर 4 बार इसका सक्सेसिव लगा लो या चाहो तो 4 बार इसका रेशियो लगा लो। तो एक बच्चे को भी पता है कि 10% के हिसाब से 4 बार का जो सक्सेसिव होगा वो कितना होगा, तो 46.41 होगा। यानी इस रेट पर अगर मुझे साधारण ब्याज कमाना है तो 40% और इस रेट पर चक्रवृद्धि कमाना है तो 46.41। एग्जाम में हमसे पूछा क्या है, तो डिफरेंस पूछा है सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का, दोनों का अंतर पूछा है। तो मैं यहाँ बोलूँगा कि भाई ये जो 10,000 रुपये हमें दिए गए हैं, ये 10,000 रुपये हमारा क्या है, तो मूलधन है, यानी कितने का मान है, तो 100 का मान है। और मुझे मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस बोला गया है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 2.41% हो जाएगा। आप इसमें से इसे माइनस करके देखो, सॉरी 2.41 कह रहा हूँ मैं, 6.41 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे आपका डबल 0 आ जाएगा, 4 0 से आपके चारों 0 खत्म। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे यूपीएससी के सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था और इससे बेहतर सवाल मैंने आपको कराया हुआ है यूट्यूब पे। तो हाफ ईयरली का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था जिसको आप टैकल कर सकते थे मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट सवाल हम यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या कहा है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीएचएसएल में आपका 15 मार्च 2023 में पूछा गया बहुत ही प्यारा सवाल। क्या कहा गया, एक पजामे का अंकित मूल्य का क्रय मूल्य का 4 गुना है और 64% लाभ अर्जित करने के लिए कितने का डिस्काउंट हमें देना चाहिए। याद करिए, मैंने एक बार आपको ऐसा फॉर्मूला पढ़ा रखा है कि जीवन में मेरे भाई कुछ भी हो जाए, जीवन में क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस बात को ध्यान रखना कि एमपी और सीपी का एक फॉर्मूला मैंने दिया था, उसको कभी मत भूलना। कोई आकर कह भी देना कि इसको भूल जाओ, उसको भूल जाना, लेकिन वो फॉर्मूला मत भूलना। और याद करो फॉर्मूला क्या है। कई बार मैंने कहा कि जब जब पेपर होता है तब तब मेरे भाई यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, और ये हमारा फॉर्मूला होता है जो हमें कभी नहीं ध्यान रखना है, कभी भी नहीं भूलना है। इस बात को ध्यान रखो कि सर एमपी और सीपी का रिलेशन क्या हो गया, तो एमपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। अब आपका यहाँ क्रय मूल्य जितना दिया वो रख लीजिए, मार्केट प्राइस जितना दिया वो रख लीजिए, डिस्काउंट का जितना दिया वो रख लीजिए और प्रॉफिट या लॉस जितना दिया वो रख लीजिए। किसी भी अवस्था में आपको ये फॉर्मूला नहीं भूलना है। तो आप यहाँ अगर सही से देखेंगे तो मार्केट प्राइस जो है वो 4 गुना है मेरे भाई किसके, तो कॉस्ट प्राइस के। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर अगर कॉस्ट प्राइस को हम 1 रुपये रख रहे हैं तो मार्केट प्राइस इसका 4 गुना यानी 4 रुपये हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट हमें कितने का कमाना है, 64 का कमाना है। तो 64 का कमाना है तो 100 प्लस 64 यानी कितना हो जाएगा, 164। और नीचे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है,
4 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 41 बार में जाएगा। तो मेरे भाई हम यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 100 माइनस x जो होगा वो बराबर होगा 41 के, और 100 में से 41 को घटा दीजिए तो 59 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 59%। हालांकि मैं आपको फिर भी एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ, x की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। x की कोई वैल्यू मेरे भाई जो होती है वो क्या होती है, नहीं होती है, इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। कहा गया है कि किसी शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह समान समय में 42 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती है और 28 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यात्रा तय करती है, तो धारा की हमारी गति क्या हो जाएगी। अब इस सवाल को करने के मेरे भाई हजारों तरीके हैं, मैं आपको सबसे बेस्ट वाला तरीका बताऊंगा। आप अगर मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरी क्लास में हैं, तो मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। आप यहाँ पर एक चीज़ है ना, हमेशा टाइम स्पीड डिस्टेंस में दो ही तरह के कॉन्सेप्ट काम करते हैं। पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो करता है कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम, और दूसरा हमारा काम करता है कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर आप इस सवाल में देखोगे ना तो क्या कहा गया है यहाँ पे, ये लाइन बहुत ही समय है कि यह वह समान समय में 42 किलोमीटर अनुकूल जा सकता है या 28 किलोमीटर प्रतिकूल जा सकता है। यानी हमारा यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, तो हमारा यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, तो टाइम। यानी ऐसे समझ लो कि ये मान लीजिए धारा है, जितने समय में कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ जो है धारा के अनुकूल बह सकता है, उतने ही समय वो प्रतिकूल भी जा सकता है। कई सारी स्टोरी यहाँ पे, हालांकि इसमें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसमें कम करेगा। तो मैं आपको बस इतना बोलूँगा, टाइम कांस्टेंट। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं, तो स्पीड बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। जब ये व्यक्ति कांस्टेंट हो जाएगा तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के, यानी जो व्यक्ति की चाल ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, और जिसकी चाल कम होगी वो कम दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारा टाइम कांस्टेंट था, तो टाइम कांस्टेंट था तो हम रेशियो ले लेते हैं। और रेशियो हम किसका ले लेते हैं, तो जैसे यहाँ देखो डाउन का और अप का, स्पीड का मेरे भाई। अगर हम स्पीड की बात यहाँ करेंगे तो यहाँ कहा गया इट कैन ट्रैवल, सॉरी डिस्टेंस का रेशियो दे देते हैं, डिस्टेंस का रेशियो। तो डिस्टेंस में कहा गया इट कैन ट्रैवल 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 48 यहाँ पर जो है 42 डाउन जा सकता है, 28 अप जा सकता है। 14 का मेरे भाई 3 गुना और 14 का मेरे भाई 2 गुना। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं डिस्टेंस का रेशियो 3 और 2 का है, तो 2000% स्पीड का भी रेशियो हमारा कितना होगा, 2 और 3 का ही होगा। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने कहा जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो रेशियो डिस्टेंस का होता है वो हमारा किसका होता है, स्पीड का। अगर डिस्टेंस का रेशियो 3 और 2 का है तो मेरे भाई स्पीड का भी यही रेशियो होने वाला है, 3 और 2 का ही होने वाला है। अब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप एक्स के ही मन में मान लीजिए कि आपका डाउन का रफ्तार 3 है और अप का रफ्तार आपका कितना है मेरे भाई, 2 है। तो यहाँ पर नाव की स्पीड क्या होती है, पढ़ाया गया था या नहीं पढ़ाया गया था, बताना ज़रा यहाँ पर कि अगर नाव की रफ्तार निकालनी है तो ये दोनों को जोड़कर आधा कर दो, तो 3 और 2 5, 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5 यूनिट। और अगर यहाँ धारा की रफ्तार निकालनी है तो दोनों को घटाकर आधा कर दो, 3 में से 2 गया तो मेरे भाई 1 का आधा 0.5 यूनिट। सब बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा रखा है। तो ये हमारा नाव का रफ्तार है, ये हमारा धारा का रफ्तार है। आप सवाल में देखिए तो क्वेश्चन में क्या कहा है, स्पीड ऑफ बोट इज इतना और स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है, नाव का रफ्तार देके धारा का रफ्तार पूछा है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे नाव का रफ्तार कितना है, 15 है, और ये कितने की वैल्यू है, तो ये हमारा 2.5 की वैल्यू है। पूछा किसका है, धारा का, यानी 0.5 का मान हमसे पूछा गया है। सीधी सी बात है। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे दशमलव से दशमलव हटा दो, 5 से 5 बार में और 5 से मेरे भाई 3 बार में, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने कहा ना कि इस सवाल का हम आपको बेस्ट अप्रोच बताएंगे कि हमारा बेस्ट अप्रोच क्या होगा। तो सबसे बढ़िया जो रहता वो ये रहता कि हम यहाँ डिस्टेंस का रेशियो लेते, जो रेशियो हमारा डिस्टेंस का आता वही रेशियो हमारे स्पीड का भी हो जाता। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाता, 3:2। यहाँ पर नाव की रफ्तार 1.5 हो जाती, धारा की रफ्तार नाव की रफ्तार 5, 5 का आधा 2.5 हो जाता, और धारा का रफ्तार 1 का आधा यानी 0.5 हो जाता। 2.5 की वैल्यू दी है, 0.5 का वैल्यू पूछा है, खेल खत्म वहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। Each side of a square is 12 centimeter long. The perimeter of this side is equal to perimeter of a rectangle whose length is 16 centimeter. What is the area of this rectangle? बहुआ सवाल, सीधा सा बात है, MTS का पूछा गया कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी है। इस वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, जिसकी लंबाई 16 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एक स्क्वायर दे रखा है और एक रेक्टेंगल दे रखा है। स्क्वायर की साइड हमारी कितनी है, तो 12 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में मेरे भाई बोला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो मेरे भाई स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है? तो बोलोगे सर स्क्वायर का पेरीमीटर 4a होता है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है? तो 2 × l प्लस मेरे भाई b होता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ सवाल में पढ़ेंगे तो क्या कहा गया मेरे भाई, स्क्वायर की भुजा 12
तो 12 का 4 गुना कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये चाहे 2 से आप इसे काट लो 2 बार में मेरे भाई, सबसे बढ़िया यहीं पर रहेगा। उसके बाद स्क्वायर की भुजा कितनी है, तो बोलोगे सर 12, 12 का 2 गुना कितना हो गया, 24, बराबर हमारा लेंथ कितना है, तो लेंथ हमारा 16 है और ब्रेथ कितना है, तो b है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 24 से 16 हमारा 8 आ गया, ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, ब्रेथ निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे ब्रेथ नहीं पूछा है भाई, क्वेश्चन में हमसे बोला गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कि वो जो आपका आयत है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो बहुत आसान सवाल है। एरिया की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमारा 16 है और ब्रेथ हमारा 8 है, यानी 16 8 128 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो एक आधा क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को शॉर्ट में भी दे रखा है, आपको उसके आधार पर भी, ताकि आप लोगों का जो मज़ा है वो बनता रहे। तो यूपीएससी सीडीएस से लेकर एमटीएस तक के सारे क्वेश्चंस आपको मौजूद हैं। ठीक है, आज इस सवाल को बताइए यहाँ पर क्या कहा गया। तो 3 ऐड करते हैं अगर 2 नंबर में तो रेशियो इतना हो जाता है, और अगर उन्हीं नंबर से जो है अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशियो इतना हो जाता है। वो नंबर हमारे कितने हैं। बहुत ही प्यारा सवाल। मतलब सोचिए कोई संख्या है, अगर हम उसमें 3 जोड़ दे तो इतना बन जाएगा और 3 घटा दे तो इतना बन जाएगा। तो बताइए वो संख्या कितनी है। आप इस सवाल को ऐसे ना करके आप इस सवाल को एक तरीके से रेशियो के कंसेप्ट पर लेकर जा सकते हो। एजेस वाला जो हमारा कंसेप्ट होता है पढ़ा ही होगा, जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी है महाभारत बैच की पहले की वीडियो देखो। तो आप यहाँ बोलोगे सर मान लीजिए कि वो 2 संख्याएं एक्स और वाई के रेशियो में थी और ये एज का सवाल बना लेते हैं। अगर हम उनमें 3 ऐड कर देते हैं, यानी यूं कह लीजिए सर 3 सालों के बाद, तो 3 सालों के बाद की कहानी क्या हो जाती है, तो बोलोगे सर 3 सालों के बाद की कहानी यहाँ पर ये हो जाती है कि 3 ऐड करने के बाद रेशियो हो जाते हैं 4 और 5 के। और अगर हम इसमें 3 माइनस कर देते हैं या 3 साल पहले चले जाते हैं, अगर हम इसमें 3 माइनस कर दें या 3 साल पहले चले जाएं तो ये रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 1 और 2 का हमारा हो जाएगा। ठीक है, चूंकि वो 2 नंबर हैं तो उनका गैप तो कभी बदलेगा नहीं। यहाँ पर अगर आप गैप देखोगे तो 1 यूनिट का, और यहाँ पर भी गैप देखोगे 1 यूनिट का, यानी कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात मेरे भाई नहीं है। यहाँ पे तसल्ली बख्श रहिए, आराम से निश्चिंत रहिए। तो हम यहाँ कहेंगे कि सर देखो यहाँ पर जो है इसमें 3 जोड़ा गया था तो ये आया, इसमें 3 घटाया था तो ये आया, यानी अगर ये 2 से 5 की बात करें तो कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। और ये 3 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 3 × 3 यानी 6 हो गया। ऐसे समझ लो मुझे इस स्थान से यहाँ तक आने के लिए कितने किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी है, तो पहले यहाँ से आने के लिए 3 और फिर यहाँ से आने के लिए 3, यानी कुल मिलाकर ये जो हमारा 3 यूनिट है इसका मान हमारा कितना है, 6 है। अगर ये 3 यूनिट का मान हमारा 6 है तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर 1 यूनिट का मान हमारा 2 हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 यूनिट का मान 2, 2 यूनिट का मान 4। अब 2 में 3 जोड़ दोगे तो 5 आ जाएगा, 4 में 3 जोड़ दोगे तो 7 आ जाएगा, यानी वो संख्या 5 और 7 है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ये टाइम एंड वर्क का दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एक बेहतरीन क्वेश्चन क्या कहा है, 6 पाइप दिन में 10 घंटे काम करते हुए एक टंकी को 3 दिन में खाली कर सकते हैं। एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 9 पाइपों को कितने काम करना पड़ेगा। टाइम एंड वर्क का प्यारा क्वेश्चन कि 6 पाइप वर्किंग 10 आवर अ डे कैन एम्प्टी अ सिस्टम इन 3 डे, इन हाउ मेनी डे कैन 9 पाइप वर्क टुगेदर टू एम्प्टी द सिस्टम इन 1 डे। यहाँ पर कैसे करेंगे, तो देखो आपको यहाँ पर MDH का कंसेप्ट लगाना होगा। जब ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए कि इतने लोग इतने दिन मिलकर किसी काम को इतने दिनों में कर सकते हैं और फलाने लोग फलाने दिन में मिलकर मेरे काम को इतने दिनों में कर सकते हैं, तो उस केस में क्या लगाते हैं, MDH का कंसेप्ट लगाते हैं। यानी हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई मेरे भाई W1 बराबर हो जाएगा किसके, तो M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई किसके, तो डिवाइडेड बाई मेरे भाई W2 के। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो 6 पाइप हैं, रोज के रोज 10 घंटा काम करते हैं। कितने पाइप होंगे मेरे भाई, तो 6। कितना घंटा काम करेंगे, तो डेली का डेली 10 घंटा काम करेंगे। और एम्प्टी कर सकते हैं सिस्टम को कितने दिन में, तो बोलोगे सर यहाँ पर 3 दिनों में खाली कर सकते हैं। ये M हो गया, D हो गया, H हो गया, सीधी सी बात है यहाँ M D और H। और कहा गया हाउ मेनी आवर कैन 9 पाइप, कितने लोग मेरे भाई, तो 9 पाइप। यहाँ पर कितने घंटे, तो x घंटे डेली काम करेंगे ताकि सिस्टम पूरा का पूरा एक दिन में फिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से कितनी बार में, 3 बार में, और 3 से मेरे भाई कितनी बार में, 2 बार में। तो सीधा का सीधा x का मान कितना आ गया, x का मान हमारा 20 आ गया। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो B है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं, आंसर देते रहेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% खर्च करता है। व्यक्ति की मासिक आय में 15% की वृद्धि होती है और उसके खर्चे में 22% की कमी होती है। बचत में लगभग कितना प्रतिशत होगा यहाँ पे। अब ये भी क्वेश्चन देखोगे तो MTS में आपका पूछा गया सवाल है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो समझो परसेंटेज का ये एक ऐसा सवाल है जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसा कहा जाता है आपके इनकम को इतना % बढ़ा दिया जाए, आपके खर्चे को इतना बढ़ा दिया जाए तो सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
यानी जो हमारा रिलेशन है ना वो इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का है। किसका किसका है? तो इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का है। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का अगर हमारा रिलेशन यहाँ पर होता है तो हम उसे कैसे साबित करेंगे वो देखो। तो हम यहाँ अक्सर बोलते हैं कि सर इनकम जो है वो हमेशा कहाँ रहेगा? बीच में। एक्सपेंडिचर कहाँ रहेगा? यहाँ पे। सेविंग कहाँ रहेगा? यहाँ पे। और यहाँ क्या होगा? जितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो लिख दीजिए सर। ठीक है, चाहे जितने परसेंट का इनकम में बढ़ जाए घट जाए वो यहाँ लिख दो, एक्सपेंडिचर का बढ़ जाए घट जाए यहाँ लिख दो, सेविंग का जितना बढ़ जाए घट जाए यहाँ लिख दो, और नीचे हमारा क्या होगा? तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का हमारा रेशियो आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एलिगेशन का। तो कहा गया कि एक व्यक्ति 40% अपने इनकम का मेरे भाई खर्च करता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो वो खर्चा कितना करता है? तो बोलोगे सर वो व्यक्ति खर्चा जो करता है वो 40 करता है, यानी बचाता कितना होगा? तो 60 रुपये बचाता होगा। फिर उसके बाद कहा गया यदि उसके मंथली इनकम को 15% बढ़ा दें, इनकम को कितना बढ़ा दें? तो 15 बढ़ा दें। फिर उसके बाद खर्चे को 22% कम कर दें। अगर हम बात करते हैं खर्चे को कितना कम कर दें? तो 22% कम कर दें। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इन सेविंग? सेविंग में हमारा क्या रहेगा ये बताइए। सेविंग में हमारा कितने का इंक्रीज या डिक्रीज रहेगा ये बताइए। तो हमने कहा ठीक है सर हम यहाँ बताते हैं, समझते हैं, छोटी सी बात को, क्लियर है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैसे टैकल करेंगे वो देखो। 20 का हमारा ये कितना गुना है? 2 गुना। और 20 का हमारा ये कितना गुना है मेरे भाई? 3 गुना। एक्स का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो याद करिए एलिगेशन जब हम पढ़ाए थे हमने सीधा कहा कि एक्स की वैल्यू निकालनी है तो साइड इंटू साइड, -22 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा? माइनस का 44। एक्स इंटू 3 हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, बीच वाला वैल्यू जो होता है ये बीच वाला वैल्यू आता है, यानी 15 बराबर साइड इंटू साइड -22 इंटू 2 हमारा हो गया माइनस का 44, प्लस साइड इंटू साइड यानी एक्स इंटू 3 कितना हो गया? 3x डिवाइडेड बाई 2 + 3 यानी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ गए? एलिगेशन इस तरीके से निकालते हैं कि सर साइड इंटू साइड प्लस साइड इंटू साइड डिवाइडेड बाई टोटल है यहाँ पे। तो अगर हम बात करेंगे तो 15 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, बराबर है -44 प्लस कितने के? तो प्लस 3x के। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 7 4 11 119 बराबर हो गया हमारे 3x के। तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा? 119 बटे मेरे भाई 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 119 बटे 3, लगभग हमारा कितना परसेंट है? तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो सर। 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा, 29 आ गया, 3 9 27, 39% के करीब में, लगभग 39 पॉइंट समथिंग, यानी 40% जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दशमलव वशमलव में मेरे भाई यहाँ पर आएगा, आप ही जानते हो 3 का 40 गुना 120 होगा, तो लगभग यहाँ पर 40 गुना के ही करीब में आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसका अप्रोच मैं आपको बहुत ही शानदार बताऊंगा, बहुत ही शानदार। यकीन मानिए आपने भी नहीं सोचा होगा कि इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही शानदार, और बाकायदा ये आपके एमटीएस में पूछा भी गया है, एमटीएस में पूछा गया सवाल, और इसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट में कर सकते हैं। अब ये समझिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया वो देखिए। द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर आर 5 and 120। किसी संख्या का लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक दे रखा है, दोनों संख्याओं का मेरे भाई यहाँ योग दे रखा है, और हमसे बोला गया सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दीज 2 नंबर। इन दोनों संख्याओं का उलटफेर यहाँ क्या होगा? ठीक है, हिंदी में पढ़ ले तो दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक, यानी अगर हम बात करते हैं तो HCF, और HCF कितना दे रखा है? तो 5 दे रखा है। साथ में उनका LCM, LCM हमारा कितना दे रखा है? तो LCM हमारा 120 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा है? दोनों संख्याओं का योग, यानी अगर हम बात करते हैं तो a + b की वैल्यू हमारी कितनी है? तो a + b का मान हमारा 55 है। ये भी दे रखा है कि सर दोनों का हमारा जो योग है वो हमारा कितना है? 55 है। तो कहा गया इनका जो है यहाँ पर रेसिप्रोकल का योग बताओ। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ, रेसिप्रोकल का योग हमारा कैसे होगा ये समझो। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? तो बोलोगे सर 1/a और प्लस कितना हो जाएगा? 1/b। अब कई लोगों को यहाँ क्या लग रहा है कि हमें अलग अलग संख्या निकालनी पड़ेगी, और संख्या निकाल कर जो है तब हमें इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। ना जी, आप बिल्कुल यहाँ पर गलत हैं। सही तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, सही तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो b × 1 b हो जाता है, a × 1 a हो जाता है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है? तो ab। यानी अगर सही मायने में आप देखेंगे यहाँ पर तो इस सवाल को बनाने के लिए हमें क्या करना है? संख्याओं के सम को उसके प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। संख्याओं का मेरे भाई सम कितना दे रखा है? तो 55। और अगर हम उनके प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इतिहास गवाह है, जब जब हमने संख्याओं में पढ़ा है और जब जब हमने HCF LCM पढ़ा है तब तब हमने एक बात सीखा है कि दो संख्याओं का जो हमारा प्रोडक्ट होता है ना वो मेरे भाई बराबर होता है HCF × LCM के। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ पे? यानी दो संख्याओं का प्रोडक्ट HCF × LCM, तो दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो HCF × LCM होगा, यानी 5 इंटू कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 5 से आपका कटा 11 बार में, आंसर 11/120 आ गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इस सवाल का आंसर मेरे भाई इस तरीके से देना था। अगर आपको कंसेप्ट बढ़िया लगा तो फटाक देना जो है वो वीडियो को लाइक करके 4000 प्लस लाइक पहुंचा दीजिए। लाइक करिए मेरे भाई। समझ गए यहाँ पे? क्लियर है? और अगर नंबर निकालना हो तो नंबर निकालने का भी हमने आपको तरीका बता रखा है कि पहला नंबर हमारा 5x हो जाएगा, दूसरा नंबर 5y हो जाएगा। तो 5 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू 55 आ जाएगी, तो x प्लस वाई का मान इतना हो जाएगा। फिर 5x इंटू 5y का मान हमारा इतना हो जाएगा। तो उस तरीके से निकाल लेंगे यहाँ पे नंबर। तो नंबर यहाँ लेना कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो आ जाओ। अब ये क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये यूपीएससी सीरीज का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये भी आपके पेपर में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, ठीक है। समझिए, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पहले लेखपाल के पेपर में भी आ चुका है और इसके अलावा अलग अलग परीक्षाओं में भी आ चुका है। इस सवाल को हम कैसे टैकल करेंगे वो देखो। कहा क्या जाता है क्वेश्चन में, एक व्यापारिक लेन देन में ए ने बी को 20,000 रुपये लेन देन में दिया है, जो 5 वर्ष के ए ने बी को 20,000 रुपये देने हैं, यानी ए को 20,000 रुपये बी को देने हैं और कब 5 वर्षों के बाद दिए जाने हैं, और बी को ए से 12,000 रुपये देने हैं जो कि 4 वर्षों के बाद दिए जाने हैं। अब वे इसे 5% के दर पर साधारण ब्याज पर चुकता करना चाहते हैं, तो इसके निपटारे में कौन कितना पैसा देगा। यानी असल में पता है क्या, ये सिंपल इंटरेस्ट का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हो जाता है, जहाँ पर सवाल में हमसे ये कहा जाता है, जैसे मानो मैं ए हूँ, ठीक है, और मैंने बी के व्यक्ति से पैसा लिया, उधारी पर लिया है, मेरा जीवन उसके उधारी पर चल रहा है। तो यहाँ पर कहानी ऐसी है कि यदि मैं अगर बी को पैसा दूंगा तो मुझे 20,000 रुपये देने पड़ेंगे, और कितने सालों के बाद देने पड़ेंगे, तो मुझे 5 सालों के बाद देना पड़ेगा, ठीक है। किस रेट पर मैंने पैसा लिया है, तो मैंने 5% पर पैसा लिया है, यानी ये जो 20,000 है वो मेरा क्या है, अमाउंट है। यानी वो 20,000 क्या है, अमाउंट है। तो अगर वो मेरा अमाउंट है तो पहले मैं अपना प्रिंसिपल पता कर लूँ, ठीक है। तो आपको भी ये बात पता है कि सर जो अमाउंट होता है वो हमारा क्या होता है, तो अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। प्रिंसिपल हमारा कितना होता है, तो 100% होता है, और ब्याज का मतलब क्या होता है, तो रेट इनटू टाइम होता है। सिंपल सी कहानी है यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ ये बोलेंगे कि जो हमारा ये 20,000 रुपया है, ये 20,000 रुपया हमारा क्या है, तो अमाउंट है, यानी कितने % का मान है। तो मानो मैं इस व्यक्ति को या मैं इस पैसे को 5 सालों के बाद दे रहा हूँ। 1 साल का ब्याज 5%, तो 5 साल का ब्याज कितना, 25%। 5 साल का ब्याज कितना होगा, 25%, यानी 100% मैंने लिया था, 25% का मैं ब्याज दूंगा, तो यानी मुझे देना कितना है, 125%। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि ये हमारा 125% का मान है और मुझे पता कितने का करना है, तो 100% का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो ए ने उधारी लिया उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। 25 का 5 बार में, 25 का 4 बार में, 5 से अगर हम काटते हैं मेरे भाई तो 4,000, यानी कितना हो जाएगा, तो 16,000 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 16,000। यानी ए ने जो पैसा उधारी लिया है वो कितना लिया है, तो 16,000 लिया है। या ऐसे कह ले, आज के आज अगर भुगतान करे ए अगर बी को, तो ए को 16,000 रुपये बी को देने पड़ेंगे। मैं अगर आज भुगतान करने पर आ जाऊं तो मुझे 16,000 रुपये देना पड़ेगा सामने वाले को, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बी को लेकर। यहाँ पे बी जो है अगर पैसा देगा तो 12,000 रुपये देगा, और वो भी कितने सालों के बाद, तो 4 साल के बाद। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये 12,000 हमारा कितने का वैल्यू होगा। तो बोलोगे सर देखो ये आपका अमाउंट है, और अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज। यानी प्रिंसिपल कितना, तो 100%, और ब्याज कितना, 1 साल में 5%, तो 4 सालों में 20%, ठीक है। 1 साल में 5%, तो 4 सालों में 20%, यानी मेरे भाई मुझे उसको 120% वैल्यू देनी है। तो यानी ये जो पैसा दिया गया ये कितना है, तो यानी 120% का मान है। और अगर आज के समय पता करो, यानी प्रिंसिपल पता करो, तो 100% का मान पता करना है। 120 से इसे खत्म कर दिया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10,000। यानी ए बी को कितने रुपए देगा, 16,000, और बी ए को कितना देगा, 10,000। दोनों का डिफरेंस कितने का, 6,000। तो यानी ए को जो है वो 6,000 रुपये देने पड़ेंगे बी को। मैं आपको 16,000 दूंगा, आप मुझे 6,000 देंगे। यानी इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ, पहले आपने मैं आपको 16,000 दूंगा, आप मुझे 10,000 देंगे। आपका 10,000 मैंने लेके रख लिया, मैंने आपको 16,000 दे दिया, यानी हमारा अंतर कितने का, तो अल्टीमेटली सेटलमेंट के वक्त मैंने आपसे 6,000 रुपये ज़्यादा दिए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ, CHSL का एक और प्यारा क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का। ये भी सवाल बहुत प्यारा है, हम यहाँ दे सकते हैं आंसर, समझिएगा। क्या कहा गया, S does half as much work as T in 1/8 of the time taken by T. If they together can complete a work in 60 days, then in how many days can S alone take to complete that work? कितना प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे।
ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर देखिए S जो है यहाँ पर हाफ, S डज हाफ एज मच वर्क एज T। ठीक है, यानी यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट हमारा लगेगा। जब भी टाइम एंड वर्क में यहाँ पर ये बात आ जाए कि कोई व्यक्ति किसी का कितना काम करता है और कितने समय के लिए करता है, तो मेरे भाई वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से MDH कंसेप्ट हम यहाँ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं मेरे भाई? तो MDH कंसेप्ट यहाँ पर लगा देते हैं। तो MDH कंसेप्ट में हम यहाँ क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे सर M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर M2 हो जाएगा, D2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा अपॉन किसके? तो W2 के यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही आसान। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ S डज हाफ एज मच वर्क एज T, यानी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ दो लोगों के बीच में काम, तो S ने जो काम किया वो T का आधा काम किया है, यानी अगर ये 2 यूनिट काम करता है तो ये 2 का आधा 1 यूनिट काम करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इन 1/8 ऑफ द टाइम टेकन बाई T, यानी T जितना समय लेता है उसका 1/8 भाग। तो यानी ऐसे समझ लीजिए अगर ये व्यक्ति 8 घंटे ले रहा है तो ये व्यक्ति हमारा कितना लेगा? तो 1 घंटा लेगा, इसका 1/8 लेगा यहाँ पे। ठीक है, ये किसकी चर्चा की गई है? तो S की। मान लो S की एफिशिएंसी S है और T की एफिशिएंसी कितनी है? T है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर अगर हम समझेंगे तो ये S अपॉन T जो है वो हमारा कितना हो जाएगा? 4/1, यानी ये इनके क्षमता का अनुपात हमारा आ गया है। ये हमारा क्या आ गया? इनके क्षमता का अनुपात आ गया। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर कि S डज हाफ वर्क एज T, यानी इसका आधा काम करता है, फिर उसके बाद इसका 1/8 भाग में काम यहाँ करता है। ठीक है, छोटी सी बात थी, इनकी क्षमता का अनुपात आ गया। क्वेश्चन में कहा गया इफ दे टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज, यदि वह मिलकर उस काम को 60 दिनों में करेंगे तो हमारा टोटल वर्क कितना होगा? ये बताओ। एक दिन में ये लोग 5 यूनिट काम करते हैं, तो 60 दिनों में कितना काम करेंगे? तो ये टोटल वर्क है। और कहा गया है कि यहाँ पर इसी काम को अगर S अलोन करेगा तो कितना समय लगेगा? S की क्षमता कितनी है? 4। तो यहाँ ये काम है और एक दिन में ये बंदा 4 यूनिट काम करेगा, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो बोलोगे तो सर बोलोगे 75 दिन। ऑप्शन नंबर जो C है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो उस केस में हम यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? तो उस केस में हम सीधा सीधा यहाँ पर बोलेंगे कि सर टाइम एंड वर्क वाला जो अपना कंसेप्ट है उसे अप्लाई करिए, हमारा आंसर मेरे भाई आ जाएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन देखिए, हमारा ये वाला सवाल भी है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए आपका मेंसुरेशन का पूछा गया, बढ़िया सवाल है। यहाँ पे कहा गया स्मॉलर सर्कल टचेज अ बिगर सर्कल इंटरनली एंड ऑल्सो पासेस थ्रू द सेंटर O ऑफ द बिगर सर्कल। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 192, एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज। ठीक है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है? तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला कि देखो एक बड़ा सर्कल है तुम्हारा और उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया है कि एक तुम्हारा छोटा सर्कल है, और छोटे वाले की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि ये बड़े वाले को टच भी करती है और साथ में यहाँ पर बड़े वाले के सेंटर से भी होकर गुजरती है। ठीक है, छोटे वाले का हमारा क्षेत्रफल दे रखा है और कितना दे रखा है? 192, और बड़े वाले का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है कि सर ये छोटे वाले का एरिया हमारा है और छोटे वाले का एरिया हमारा कितना है? 192 है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कहा ठीक है सर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए ये छोटे वाले का है, तो छोटे वाले का अगर हम बात करते हैं तो रेडियस हमारा R होगा और ये हमारा कितना हो जाएगा? R। ठीक है, तो यहाँ पर तो छोटे वाले का जो एरिया होगा वो कितना होगा? तो पाई इंटू R का होल स्क्वायर, और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके? तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 192 के, क्योंकि सवाल में बोला है ना छोटे वाले का क्षेत्रफल 192 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर पाई की वैल्यू हमारी कितनी है? तो पाई की वैल्यू हमारी 22/7 है। ठीक है, अगर हम यहाँ काटते हैं तो जैसे देखो क्या ये कटेगा हमारा यहाँ पर? एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल 192। चलिए मान लीजिए अगर यहाँ पर नहीं कटेगा तो फिर चलिए 2 से काटते हैं। 2 से 11 बार में और 2 से हमारा 9 बार में 18, 6 बार में 96 हो जाएगा भाई, ये तो कटेगा ही नहीं। कोई बात नहीं है, काम करो यहाँ पर मत काटो, रहने दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप यहाँ पर ये चीज़ देखो, पाई इंटू स्मॉल r की वैल्यू आपको दी गई है ना। ठीक है, और आपको यहाँ पता क्या करना है? तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल। कुछ मत करो मेरे भाई, बहुत आसान है, इसका यहाँ पर 4 गुना करना है और कोई काम नहीं करना है। कारण हम आपको बताते हैं, इतना ड्रामेबाजी हमें नहीं सहना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो छोटे वाले सर्कल और बड़े वाले सर्कल का रेडियस का रेशियो देखो। तो जैसे मानो यहाँ पर छोटे वाले का रेडियस अगर 1 यूनिट है, आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर कि ये बड़ा वाला सर्कल है और ये छोटा वाला सर्कल है। तो अगर इनके रेडियस का रेशियो हम देखेंगे तो छोटे वाले का रेडियस हमारा अगर 1 यूनिट है तो बड़े वाले का रेडियस हमारा कितना है? तो मेरे भाई 2 यूनिट है। ये हमारा रेडियस का रेशियो, और अगर ये रेडियस का रेशियो है तो एरिया का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? 1 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो रेडियस रेशियो का होता है, सॉरी जो रेशियो रेडियस का होता है उसका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशियो आ जाता है। मेरे भाई इस 1 का मान सवाल में दे रखा है कितना? 192। तो इस 4 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? इसका
का 4 गुना यानी 768 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। तो इस तरीके से था, मतलब सारा खेल जो था इस फिगर में, सॉरी इस क्वेश्चन में, वो फिगर बनाने का था। ठीक है, समझ गए इस बात को यहाँ पे। तो रेडियस का रेशियो यहाँ पर क्या है, तो रेडियस 2 गुना है, और अगर रेडियस 2 गुना है तो एरिया हमारा कितना होगा, 4 गुना होगा मेरे भाई। तो इस टेलीग्राम पर जो है आज के सेशन का आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगा, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाई आदित्य रंजन। तो आप यहाँ पर जो है वो तरीके से यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ में उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन मेरे भाई हैं यहाँ पे, और इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, जिनसे बन जाएगा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है। तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और साथ में यहाँ पर ये भी बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।